डॉक्टर साहब, अमेरिका और दूसरे बरादर ममालिक जंग रुकवाने और सुलह करवाने की कोशिश करवा रहे हैं क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल वो किसी भी कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। जंग तो होगी, वो बाद में आते रहे। जिसने बात करनी है, मुल्क मुल्क अपने हवालों से, रियासतें अपने हवालों से फैसले करती हैं और वो बाद में, मैंने कहा ना, बड़ी बदकिस्मती है कि इसको मोदी सरकार, आरएसएस, हिंदुत्व, इसको पूरे इस एक पुरसकून जगह पे उन्होंने एक तलातुम बपा किया है और उसके बाद तलातुम से वो एक तूफ़ान और अब एक बड़ा तूफ़ान और हिजान और बहरान यहाँ पे इस खत्ते में पैदा होता नज़र आ रहा है। और ये ऑटो पे चला गया ना, चूँकि रोज़ रात को हो रहा है, तो अब ये रात, सुबह, दिन, शाम, ये मामला इस तरफ जाएगा और जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर या कोई एक टेलीफोन कॉल जेडी वेंस की या मार्को रूबियो ने क्या कहा है या किसी मुल्क ने क्या कहा है, को मैटर नहीं करता। अच्छा, अब इसमें आज का दिन जो है उसमें बहुत और बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और ये वाक़यात जिन दिनों पेश आ रहे हैं, इनको ज़रा उन वाक़यात से लिंक करके फिर वापस आते हैं, फिर वापस इसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मामला। आज विक्ट्री डे 9 मई का, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रेड स्क्वायर पे परेड हुई, बहुत ज़बरदस्त परेड हुई और 11,500 उसमें जो मुख्तलिफ़ फ़ौजी दस्ते थे, मुख्तलिफ़ ममालिक के भी और रशिया के भी, उन्होंने उसमें शिरकत की। और मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो शी जिनपिंग थे और उनके साथ जो है वो स्लोवेकिया के रॉबर्ट फिको भी मौजूद थे। उसके बाद आर्मीनिया के भी निकोल पशियां भी मौजूद थे, बेलारूस के लुकाशेंको भी थे। अच्छा, कॉन्गो से आए हुए थे, अफ्रीका से काफ़ी नुमाइंदगी थी, क्यूबा से थे उनके जो मेदोरो हैं, और फिर उसके बाद जनरल सीसी थे प्रेसिडेंट इजिप्ट के, और लूला दा सिल्वा ब्राज़ील से थे। ये सारी शख्सियात मौजूद थीं और इसमें महमूद अब्बास भी थे, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी थे, ठीक है, मेहमानों में। और फिर ताजिक प्रेसिडेंट भी थे और किर्गिस्तान और एथोपिया के, मैंने कहा ना, अफ्रीका की बहुत इसमें ग्लोबल साउथ बहुत था इसमें, और वियतनाम से तूलम उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी गवर्नमेंट सेंट्रल पार्टी के उनको हेड भी करते हैं, वो भी थे। तो ये सारी शख्सियात थी। कोई अच्छा बड़ा स्लोवेकिया से, मैंने आपको बताया, यूरोप से भी कुछ थे, कोई बाकी जगहों से भी थे, तो काफ़ी बड़ा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इन मुल्कों, कई मुल्कों के फ़ौजी दस्तों ने भी उसमें शिरकत की। और एक बात जो मेरे लिए, मैंने वो देखी, परेड भी देखी मैंने, काफ़ी उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने मुख्तसर सा खिताब किया, लेकिन बड़ी इम्प्रेसिव परेड थी, बड़ी इम्प्रेसिव परेड थी। और विक्ट्री डे 9 मई, एक दिन पहले यूरोप मना लेता है, लेकिन वो धीमा सा मनाता है। यूरोप में कब मनाई जाती है ये ज़्यादा, क्योंकि यूरोप की फ़ौजों ने तो रिकैप्चर किया था ना, हथियार नहीं डाले थे उन्होंने, तो हिटलर की फ़ौजों ने तो हथियार डाले थे सोवियत यूनियन के सामने। सोवियत यूनियन उसको बड़ा सेलिब्रेट करता, 80 साल हो गए। लेकिन मेरे लिए जो बात ज़्यादा इसमें दिलचस्प थी कि इसमें पहली दफ़ा जो है वो ड्रोन्स की परेड में ड्रोन्स ने हिस्सा लिया और उसमें उनके लैंसेट ड्रोन्स मौजूद थे, और फिर उसके बाद जो है वो लैंसेट 3 और गिरॉन 2, और फिर उसके बाद उनके मुख्तलिफ ड्रोन, जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं उनके, वो उस परेड का हिस्सा थे। अच्छा, ये अब बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो लैंसेट 3 ड्रोन्स हैं जो उन्होंने उसमें दिखाए और पेश किए, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ये भी सुसाइडल ड्रोन्स हैं और ये रशिया ने ख़ुद तैयार किए हैं। तो उन्होंने इन ड्रोन्स को भी वहाँ पे दिखाया, और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं आपको देखें, इन पे ड्रोन्स रखे नज़र आ रहे हैं, ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर इसी तरह से, और ये जो लैंसेट 3 कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी ये वो कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो अनलाइक हेरोप, जो इसराइल वाला ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, जो मैंने कल भी कहा था कि स्वामिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्वाम करते हुए ड्रोन्स हों, तो उसमें दरमियान में बहुत सारी चिड़ियों का झुंड हो, तो एक उकाब या कौवा भी इसमें घुस जाए, तो ये उस तरह काम कर सकता है। लेकिन ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल, ड्रोन स्वामिंग, यानी बहुत सारे सैकड़ों ड्रोन एक साथ फेंके जाएँ, तो ये, लेकिन ये जो ड्रोन है लैंसेट कामाकाजी, ये ड्रोन जो हैं ये स्वामिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन ड्रोन्स का कि कामाकाजी भी हैं और साथ स्वामिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर आप
1000-2000 ड्रोन एक वक्त में फेंक दें तो वो सामने जो इंटरसेप्ट कैसे होगा, ठीक है। और फिर गिराउंड 2 जो हैं वो भी गिराउंड 2 कामाकाजी ड्रोन जो हैं वो भी इसमें मौजूद थे, और ये कामाकाजी ड्रोन जो हैं ये भी जो परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया ये भी जो है वो जो गिराउंड 2 ये भी कामाकाजी ड्रोन हैं, यानी ये भी खुदकुश हैं। तो ये भी वो ISR इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीनों कामों के लिए। और ये लेटेस्ट हैं और ये अब आए हैं और ये कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी शेयर भी हो रही है ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान आपस में, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। रशिया, चाइना, ज़ाहिर है कि इसमें और भी मुल्क हैं, आज़रबाईजान भी है, टर्की भी है, सारे मुल्क जो हैं वो उसमें शरीक हैं। तो ये एक बात ऐसी है जो काफ़ी मेरे ख्याल से इस परेड के अंदर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, और अच्छा जो यहाँ पे मौजूद थे इनके जो लूला दा सिल्वा जो ब्राज़ील से आए हुए थे, वो तो रशिया से फिर वो चले जाएंगे चाइना, और पहले भी बात की थी वो सिलाक की कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ दूसरे मुल्कों के यानी जनूबी यानी अमेरिकाज जिसे कहते हैं, लैटिन अमेरिका कह दें या आप साउथ अमेरिका कह दें, अमेरिकाज कह दें, तो वहाँ से 40 मुल्कों के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं बीजिंग में। और चाइना और सीलाक या उसमें क्योंकि क्यूबा भी है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसके नाम पे ना जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो उनके सारों के नुमाइंदे चाइना में जमा हो रहे हैं, अमेरिकाज के या साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका जो भी नाम दें, ये सारे। तो ये बहुत एक बड़ी परेड थी, और इसमें शी जिनपिंग और पुतिन बहुत अरसे के बाद साथ नज़र आए, और बहुत सारे मुआहदे और आपस में सजेशंस और वन ऑन मीटिंग्स, और ज़ाहिर है कि एक लंबा स्टे तो सिर्फ वो परेड तो नहीं देखी उन्होंने ना, वो अगर 3-4 दिन के लिए आए हैं तो एक तवील डिस्कशंस उनके मुख्तलिफ हवालों से, सर्बिया 2 चलें पाइपलाइन पे बात हो गई, ये हो गई, लेकिन और बहुत सारे स्ट्रेटजिक मामला जो हैं वो वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे ग्लोबल चेस बोर्ड पे, और उनके साथ उनके इंटेलिजेंस के लोग भी थे और उनके साथ उनके दीगर लोग भी, और वो आ जाते हैं 1 मिनट में, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें ये जो वीकेंड है, ये जो अगले 72 घंटे या उससे ज़्यादा का अर्सा है, ये बहुत अहम है। ना सिर्फ ये इंडो पैसिफिक थिएटर जो खुल चुका है ऑलरेडी इस जंग का, बड़ी जंग का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर दिन, हर घंटा, हर रात, हर वक्त इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन में ये होता है कि जब आप कह रहे होते हैं यार कुछ नहीं होगा, तो उसी वक्त हो जाता है, क्योंकि इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैली होती है। आप कहते हैं यार वो तो ऐसे ही चल रहा था टीवी पे, तो आप ऐसे ही करके निकलते हैं तो पता चला वाकई हो गया। तो ये इसमें ये बात बड़ी अहम है जो लोगों को भी अपने जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो और ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन को काटना, मुल्कों के अंदर साइबर अटैक्स करना, इंटरनेट शट डाउन करना, जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको तबाह करना, ये उसमें सैबोटाज में अगर वो, चूँकि उनकी गुफ्तगू से तो यही था कि सैबोटाज की एक्टिविटी शुरू होंगी, और वो ये सारा उनका प्लान था। पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि ऐसा करेगा, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ऐसा करे या इंडिया के लोग भी ऐसा करें या वो चाहते होंगे। मैं बहुत बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं वहाँ पे बहुत इंडिया में, और मुझे इंतहाई दुख है इस बात का कि हिंदुत्व सोच ये पूरे ख़ित्ते को कहाँ ले गई है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो बात ये होगी, दूसरी जो बात है ये अगले 24 घंटे 48 घंटे अहम इसलिए हैं कि एक तो इतवार को जुमा आज गुजर गया, जुमे का रोज़ गुजर गया तो हफ्ता आ गया, और इतवार को स्टीव विटकॉफ की मुलाकात ओमान में हो रही है बिलवास्ता, और वो मुलाकात होने जा रही है उनकी अब्बास अरगची के साथ, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग हो रहा है। तो उसका चौथा राउंड जो पोस्टपोन हो गया था इटली का, वो होने जा रहा है मस्कत ओमान में। लेकिन उससे पहले कल, यानी अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, और अभी कुछ देर पहले हुई है, वो ये है कि अमेरिकन से मिलने से पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा 2 मुल्कों का दौरा करेंगे एक ही दिन में, और फिर वहाँ से ओमान जाएंगे। अमेरिकन से मिलने से पहले वो 2 मुल्कों के आला तरीन ओहदेदारों से मुशावरत करेंगे, और फिर उसके बाद वो अमेरिकन से मिलेंगे। और वो मेरे ख्याल से आज रात को फ्लाई कर जाएंगे, क्योंकि कल का दिन उन्होंने 2 मुल्कों में गुजारना है, और कल रात को ही फिर उन्होंने वापस ओमान में लैंड होना है, और स्टीव विटकॉफ भी वहाँ ओमान पहुँच जाएंगे तो परसों मीटिंग शुरू हो जाएगी।
अभी दो मुल्क कौन है जिनसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुशावरत करने जा रहे हैं? उनमें पहला मुल्क है सऊदी अरेबिया। ईरान अमेरिकन से मिलने से पहले सऊदी अरेबिया से मुशावरत करने जा रहा है। और दूसरा मुल्क है कतर। तो कल के दिन वो सऊदी अरेबिया में आला हुकाम से हो सकता है आज रात को ही पहुंच जाए और मीटिंग रात को शुरू हो जाए, और फिर कल जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर कंक्लूड करके फिर वो हो सकता है टच करें ईरान को और फिर ओमान जाएं, या फिर ये हो सकता है कि वो इन मुल्कों से सीधा निकल जाएं। तो ये अभी एक वेग सी आइटिनरी हमारे सामने है कि इसको एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि उनका क्या प्लान बनता है, लेकिन ये मुझे इल्म है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कल जो है वो सऊदी अरेबिया से आज रात को सऊदी हुकाम से और कतर के हुकाम से भी मुलाकात होने जा रही है आला तरीन सतह पे, और फिर वो अमेरिकन के साथ बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो फिर एक साथ एक जो और मामला दरपेश आया है, वो ये विक्ट्री परेड तो चल रही है, वो ये है कि यही वो वीकेंड है जिस वीकेंड के दौरान जो है वो ये पहुंच गए हैं लोग जो कि ईरान सॉरी चाइना से उनके वाइस प्रीमियर ही लेफेंग वो जेनीवा पहुंच गए हैं। यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर मुज़ाकरात जेनीवा में शुरू होने जा रहे हैं। इन 2 दिनों में वो चलेंगे। और चाइना की चाइना की तरफ से डेलीगेशन है, लेकिन उसको हेड कर रहे हैं उनके वाइस प्रीमियर, और अमेरिका से उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो वहाँ से वो हेड कर रहे हैं, और साथ ही जो जेमिसन ग्रीर हैं वो उनको हेड कर रहे हैं, जो अमेरिकन साइड से डेलीगेशन आ रहा है। इसके नतीजे में अब जनाब क्या हुआ है कि स्टॉक अचानक उठना शुरू किए, लोग दुनिया में खुश हो रहे हैं कि ये शायद इनके आपस में मामला तय हो जाएं। और ट्रम्प साहब ने चलते फिरते गुफ्तगू करते हैं। तो ट्रम्प साहब की वो देखें, मैंने कल आपको बताया था ना कि वो बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि ये मैंने एक अचीवमेंट कर ली है। उनकी जो तस्वीरें आती हैं ना, जो कल भी मैंने बात की थी, ऑफिस में उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका का वो रखा हुआ है दफ्तर में ना, गल्फ ऑफ अमेरिका उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। मतलब एक ये नहीं कि उसको, यानी पीछे जो पेंटिंग है ना, आप समझ लेंगे वो गल्फ ऑफ अमेरिका है। मतलब जो उनके दफ्तर में जाता है वो गल्फ ऑफ अमेरिका उसको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ये हर बार रखी रहती है। जो भी मेहमान आता है वो सबसे पहले गल्फ ऑफ अमेरिका की तस्वीर, वो ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन अरेबियन गल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि ईरान से टॉक्स उनकी चलनी है, तो वो यहाँ पे। लेकिन उन्होंने, ट्रम्प साहब ने अचानक जो है वो एक दोबारा से एक ट्विस्ट मारा है बहुत बड़ा, और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक तो वेरी वेरी बिग है, वो उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन एक और उन्होंने बीच में खबर मार दी, खबर फेंकी है उठा के, और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये पहले ऐसे उन्होंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, और ये टैरिफ कम होने जा रहे हैं। अच्छा, चाइना जो ये टैरिफ वैरिफ ऐसी कौन आदमी था, किसने कहा, पता नहीं कौन लोग थे, बातें कर रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया में सुकून आ जाए। तो 145% जो टैरिफ मैंने लगा दिए थे और जो चाइना ने लगा दिए थे, तो एक अच्छी खबर आएगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है हम कम कर दें। तो वाइट हाउस से खबर निकली कि शायद 145 से 80% पे ले जाए। चाइना इनको अंगूठा दिखाने जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा भाईजान, ये आप इसको बिल्कुल या तो फ्लैट करेंगे। अब मुझे अच्छा, इन्होंने वो किसी से कनाडा से कुछ कमिट कर लिया, उनसे कुछ कमिट कर लिया, चाइना इनको ऐसे वो नाक रगड़वा के ट्रम्प साहब को वापस लेकर आएगा कि भाई ये टैरिफ वैरिफ का क्या फड्डा बना, जाओ घर बैठो जाके अपने, ठीक है ना। तो वो जो है वो चाइना के साथ अभी कोई डील मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू ये हो जाए कि पॉज आ जाए बीच में। जो मतलब मुमकिनात लग रहा है वो ये है कि पॉज, जैसे होता है ना 90 दिन का पॉज आ गया था कनाडा के साथ, या बाकी को पॉज आ जाए और फिर कहे कि 90 दिन तक करें, और उसके बाद हम, जो मैंने टर्म्स कह दिया शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग को नहीं, चाइना को कह दिया मैंने कि बस इसको 90 दिन का पॉज लगा दिया, और तब तो दुनिया तालियां, फूलों की पत्तियां, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है ना। मतलब है कि वाह वाह ट्रम्प साहब, वाह वाह ट्रम्प साहब, पूरी दुनिया में स्टॉक उठ गया, और जनाब ट्रम्प साहब लैंड हो रहे हैं, जनाब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बता के कि मेरी हुतीज़ के साथ जो डील हो गई। अच्छा, अब जनाब उधर ये मोदी नरेंद्र मोदी के कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई, यानी नतनयाहू का भुरकस निकाल दिया हुतीज़ ने। जब से हुतीज़ का अमेरिका के साथ मामला तय पाया है, हुतीज़ ने तो वो जैसे होता है ना बच्चे वो कंकरियां फेंकते हैं, उन्होंने भुरकस निकाल दिया इसराइल का। इसराइल के उस सायरन की, अब सायरन बजाने की भी बिजली उनमें ख़त्म हो रही है, और इसराइल का भुरकस निकल गया। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आप समझ लें कि प्रो इसराइल
उन्होंने वहाँ पे भेजे थे अपने जो एम्बेसडर, उनके अमेरिका के एम्बेसडर हुकबी आए थे वहाँ पे। तो हुकबी जो है उन्होंने कहा है कि ये अच्छा, इसराइल बड़ा खुश था कि ये प्रो इसराइल, ये जीव प्रो इसराइल, हमारा बंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, हमारा बंदा। उसने वहाँ जाके, उन्होंने वहाँ जाके आज बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि अमेरिका को हुतीस के साथ मुआहदा करने के लिए आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू, जस्ट शट अप। ये है टाइम्स ऑफ इसराइल 36। जस्ट शट अप। अमेरिका को हुतीस के साथ 36 फ्लाइट, ये तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए हुतीस के साथ बात करने के लिए। जस्ट शट अप। फुदक रहा होगा ना इधर उधर, शट अप कॉल हो गई।